अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ENG 101 मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो तमाम के तमाम आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अ प्रीफिक्स इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड टू द बिगनिंग ऑफ अ स्टेम या फिर बेस वर्ड। तो प्रीफिक्स सफिक्स को ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और यही लेक्चर जो है हमारे पास प्रीफिक्स के ऊपर डिटेल के अंदर जो है वो इस वीडियो के अंदर मजीद चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाएंगी। तो आपको ऑलरेडी पता है प्रीफिक्स क्या होता है। तो प्रीफिक्स वो वर्ड होता है या वो लेटर आप बोल सकते हो या फिर ग्रुप ऑफ लेटर बोल सकते हो जो कि हमारे पास किसी भी वर्ड से पहले आते हैं। और वो वर्ड कौन सा होगा? स्टेम वर्ड और बेस वर्ड। इनके स्टार्टिंग में जो भी वर्ड आते हैं हमारे पास वो क्या कहलाते हैं? वो प्रीफिक्स कहलाता है। यानी स्टेम वर्ड है उसके स्टार्ट में कोई चीज़ लग गई तो वो प्रीफिक्स कहलाता है। तो ये चीज़ तो आपको यहाँ से क्लियर हो गई। अब इस तरह का ब्लैंक भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रॉपर इस तरह से लिख देंगे, आपसे पूछेंगे वो कौन सा लेटर ऑफ ग्रुप होते हैं या फिर लेटर्स होते हैं जो कि ऐड किए जाते हैं बिगनिंग में स्टेम वर्ड या फिर बेस वर्ड के। तो आप बोलोगे प्रीफिक्स होता है। या फिर आपसे बोलेंगे प्रीफिक्स वो ग्रुप ऑफ लेटर होता है वो किसके स्टार्टिंग में किया जाता है। तो स्टेम और बेस वर्ड दोनों नाम याद रखने हैं आपने। नेक्स्ट क्या हमारे पास यहाँ पर आपको कोई वर्ड दे दिया भाई इलिमिटेबिलिटी। सही है। तो इज अ वर्ड, यानी ये एक वर्ड है दैट डज नॉट ऑफन अपीयर इन प्रिंट। यानी ये न्यूज़ वगैरह में ज़्यादातर आपने नहीं देखा होगा कि इलिमिटेबिलिटी वगैरह इस टाइप के वर्ड आपने नहीं देखे होंगे या फिर आप इससे फेमिलियर नहीं होंगे। तो ऐसी सूरत में आपको क्या बोल रहे हैं? यू कैन लोकेट इट्स स्टेम वर्ड। आपको इस तरह का वर्ड भी दे सकते हैं कि जैसे इन्होंने ये इलिमिटेबिलिटी दिया हुआ है तो आपको इसी तरह से मान के चलो पेपर के अंदर आया। या फिर ये तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी वर्ड आप ऐसा देखो जो कि अनोइंग हो, जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा, तो उस टाइप के वर्ड के अंदर आप क्या कर सकते हो? टेबिलिटी। सही है। इस तरह का वर्ड आपने पहले मान के चलो अगर नहीं देखा, कहीं जगह पे नहीं पढ़ा हुआ, तो आप किस तरह से उसका स्टेम वर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह आप उसकी जो है वो प्रीफिक्स सफिक्स किस तरह से फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? आपने बेस वर्ड को फाइंड आउट करना है जैसे हम बोलते हैं स्टेम वर्ड। और स्टेम वर्ड कौन सा है? लिमिट है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो लिमिट लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है? ये है मेन वर्ड। अब लिमिट हमारे पास हो गया मेन वर्ड, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि स्टेम वर्ड कौन सा हो गया? लिमिट हो गया। उसके बाद आपको बोल रहे हैं विच मीन्स टू रिस्ट्रिक्ट। लिमिट का मतलब होता है ये बस करो, हद हो गई, लिमिट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। यानी ये रिस्ट्रिक्ट है, बस बहुत हो गई, लिमिट है ये, यानी हद हो गई। तो इसका मतलब ये है इफ यू नो दैट द प्रीफिक्स इल एज एन इलीगल विच मीन्स नॉट। अगर आपको पता होगा कि इल हम किस लिए यूज करते हैं कि एज अ नेगेटिव मीनिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे इलीगल हो गया यानी नहीं, रोको, रुक जाओ, इस तरह के वर्ड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? इल यूज करते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि भाई जो स्टार्टिंग में इल है ये क्या है? ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स क्यों है? क्योंकि प्रीफिक्स क्या कर देता है? वर्ड की मीनिंग को चेंज कर देता है। सही है। लिमिट है यानी हद में रहो, इल लिमिट यानी हद में नहीं रहो, उल्टट कर दिया मीनिंग, हद में नहीं रहो। इल का मतलब क्या होता है? नॉट, नेगेटिव के लिए हो सकता है। यू शुड बी एबल टू डिटरमाइन दैट इलिमिटेबिलिटी रेफर्स टू विच हैज नो लिमिट और रिस्ट्रिक्शन। समझ आ रही है? पहले क्या था? लिमिट था, अब लिमिट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि अब मैंने इल लगा दिया और उसने लिमिट की मीनिंग को चेंज कर दिया। प्रीवियस वीडियो जिन्होंने देखी है उनको तमाम चीज़ें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्या है? द नेक्स्ट, यहाँ से ये हटा देते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस मीन्स वी वर शॉक्ड टू लर्न दैट देयर इज नो लिमिट टू द डिक्टेटर पावर। यानी इससे हमें पता चला कि भाई हम शौक है, यानी उसके पास जो है वो डिक्टेटर के पास जो है वो अनलिमिटेड पावर है। अनलिमिटेड कैसे? लिमिट में था तो लिमिटेड चीज़ें थी। इल का मतलब क्या होगा? अब लिमिट नहीं है कोई भी, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में इस मीनिंग को लेके चला जाएगा। पहले क्या थी? लिमिट थी, अब कोई भी लिमिट नहीं है। इल है मतलब लिमिट ही नहीं है किसी चीज़ की। तो ये इस तरह से जो है वो प्रीफिक्स वर्ड की मीनिंग को चेंज कर देता है। और नेक्स्ट जो हमारे पास लिमिट के बाद जो एबिलिटी लगी है, सही है, ये हमारे पास क्या है? ये सफिक्स है। चीज़ क्लियर हो गई। इस तरह से आप किसी भी वर्ड की जो है वो प्रीफिक्स, सफिक्स और स्टेम वर्ड निकाल सकते हो। बाकी यहाँ पर बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। अब नेक्स्ट इस तरह के वर्ड आपसे पूछे जा सकते हैं भाई। सही है। तो ये जैसे हमारे पास ब्लैंक्स लिखे हैं कि भाई hermits आर ए सोशल पीपल। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है? मेक सेंटेंस बाय राइटिंग द बेस्ट स्टेम वर्ड and the meaning of the prefix in the boldface word on the lines provided। अब आपसे इस तरह के कुछ वर्ड्स दे देंगे और आपको बोलेंगे इनमें से स्टेम वर्ड कौन सा है वो निकाल के दिखाओ। तो अब आपने याद रखना है कि ए सोशल तो भाई हमारे पास कोई एक वर्ड नहीं है, इसमें से आपने निकालना है। सोशल के एंड में कुछ भी नहीं लगा, एसओसी कोई वर्ड नहीं होता, सोसी कोई वर्ड नहीं होता, सोसिया कोई वर्ड नहीं होता। वर्ड वो होता है जो आपने माइंड से गुजरा हो, आपने देखा हो। तो सोशल आपने पढ़ा होगा कि एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। अब इस वर्ड के बाद में कुछ है? नहीं है।
स्टार्ट में क्या है, ए है, समझ आ रही है, ए है। जितना वर्ड को अलग कर सकते हो कर लो। ए सोशल भी एक वर्ड है, लेकिन आपने क्या देखना है कि सोशल भी अलग से एक वर्ड बन सकता है। तो सोशल के स्टार्ट में ए लग रहा है तो ये क्या है, प्रीफिक्स है। लेकिन हमने क्या बताना था, हमने स्टेम वर्ड बताना है, बेस और स्टेम वर्ड बताना है। तो स्टेम वर्ड कौन सा यहाँ पे है, सोशल है, और ये किसके साथ लिखा हुआ है, प्रीफिक्स के साथ, सफिक्स इसके अंदर नहीं है। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि भाई सोशल होगा इसका बेस वर्ड। इसी तरह हाइपर एक्टिविटी यहाँ पर हमारे पास एक चीज लिखी हुई है। अब इसके अंदर आप बोल सकते हो कि भाई हाइपर वर्ड हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक्टिव यहाँ पर मेन वर्ड है, एक्टिव। ये चीज आपने माइंड के अंदर बिठा लेनी। इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी भाई तभी कर पाओगे। सही है, हर एक चीज सेंस के ऊपर काम नहीं करती, कुछ चीजों में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि कॉन्सेप्ट भी हर जगह काम आएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल हो, चाहे उसको आप रट्टा बोलो या जो भी बोलो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब यहाँ पर क्या है, हाइपर। हाइपर जो यहाँ पर हमारे पास यूज हो रहा है, ये हमारे पास एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहा है, समझ आ रही है। उसके बाद एक्टिव, सही है, ये एक्टिव, ई हटा दिया। मैंने बोला था स्टेम वर्ड चेंज होगा हल्का फुल्का, ई हटा देंगे, ए हटा देंगे। वो जब सेंटेंस बनता है, वर्ड बनता है, तो ए ई को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन वर्ड वही रहेगा। एक्टिव यहाँ पर क्या है, ये एक स्टेम वर्ड है। और वीटी यानी एक्टिव, ईटी, ईटी जो मैंने एंड में लगाया, ITY, ये हमारे पास क्या है, सफिक्स है, जो कि एंड में ऐड हो रहा है। तो इस तरह से मैंने बोल दिया एक्टिव। इसी तरह लिमिट है, इलिमिटेबल लिखा हुआ है, सही है, इलिमिटेबल यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इलिमिटेबल, सही है। अब क्या कर रहा है, एक्टिविटी है। अब मान के चलो इसको समझना कैसे, भाई जिसने प्रीफिक्स समझ लिया ना वो समझ लेगा वर्ड को इजीली। इसको मैं अभी समझा देता हूँ। इसमें एक पॉइंट मुझे नजर आ गया, आपको वो समझाना था, पिछली वीडियो के अंदर बताया था। एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब क्या है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना। हाइपर एक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म करना। हाइपर एक्टिविटी, इसका मीनिंग आपने देख लेना है, इसका मीनिंग क्या बनेगा तभी आपको समझ आएगी। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हो कि हाइपर एक्टिविटी का मतलब क्या है भाई, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, यानी किसी चीज के ऊपर जो है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ना हो पाना, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना। तो ये हमारे पास क्या है, इनएबिलिटी हमारे पास जो, सॉरी इनएबिलिटी बोल रहा हूँ, हाइपर एक्टिविटी कहलाता है, किसी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ना होना। इसी तरह एग्रेसिवनेस, यानी गुस्से वाली चीज जो होती है, एग्रेसिव माहौल जो बन जाता है। तो ये हमारे पास जो वर्ड होता है, ये हाइपर एक्टिविटी हमारे पास यहाँ पर जो यूज हुआ है, इसका मतलब ये बनेगा। एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी यानी एग्रेसिवनेस हो गया, और इनएबिलिटी यानी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना किसी चीज के ऊपर। इसने क्या कर दिया, वर्ड की मीनिंग को चेंज कर दिया। तो इस टाइप के वर्ड्स जो होते हैं हमारे पास, उनको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब हाइपर लगाना स्टार्ट के अंदर, अब ये जो हाइपर है ये किसको शो किया, इसने वर्ड की मीनिंग को चेंज कर दिया। जो वर्ड की मीनिंग को चेंज करे भाई वो कौन होगा, वो होगा प्रीफिक्स। जब प्रीफिक्स फाइंड आउट कर लिया तो सफिक्स का कोई मुश्किल चीज ही नहीं है सफिक्स फाइंड आउट करना। और सफिक्स को छोड़ो, स्टेम वर्ड फाइंड आउट करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी आपके लिए। तो अब वापसी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है इल लिमिट। इसके बारे में बात हो रही थी। अब इल लिमिट को देखते हैं कि भाई इल लिमिट क्या है। तो इल का मतलब क्या होता है, इल आपको ऑलरेडी पता है कि नेगेटिविटी के लिए यूज होते हैं। और स्टार्टिंग में जो भी वर्ड यूज हो रहा है उसको जितना आप सोच सकते हो उसके ऊपर सोचो। अब सोच लिया, इल का मतलब क्या होता है, ये नो के लिए यूज होता है, नेगेटिविटी या नो वर्ड के मीनिंग को चेंज करने के लिए। तो ये ऑटोमेटिक मुझे पता है क्या है, प्रीफिक्स है, हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। लिमिट आ गया, बीच में वर्ड लिमिट आ गया। लिमिट एक वर्ड है, तो लिमिट क्या हो जाएगा, ये स्टेम हो जाएगा, यानी हद होती है। लेकिन इल लिमिट यानी अनलिमिटेबल, कोई हद नहीं है। और एबल लगा दिया एंड में, तो ये क्या बन गया, सफिक्स बन गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे सिर्फ स्टेम पूछा जा रहा है। मैं तीनों चीजें बता रहा हूं ताकि जो भी पूछे आपसे आप बता सको। अब ये लिमिट जो चीज पूछी जा रही है ना, ये लिमिट, तो ये हमारे पास क्या है, सफिक्स है, सॉरी स्टेम वर्ड है। लिमिट हमारे पास क्या है, स्टेम वर्ड है। अब इसी तरह से आप ये भी कर सकते हो, इम्पेंट्रेबल, यहाँ पे क्या आएगा, पेंट्रेट आएगा, सही है, पेंट्रेट आ गया, सही, पेंट्रेट आ गया, पेंट्रेट, सही है, पेंट्रेट, पेंट्रेट आ गया, ये हमारे पास क्या है, स्टेम वर्ड है। और जो इम आ गया स्टार्टिंग में, सही है, ये हमारे पास क्या है, इम, ये हमारे पास है प्रीफिक्स, और एबल क्या है, सफिक्स। इसी तरह बाकी को भी आपने देख लेना है, जैसे रिपेयर, ये रिपेयर क्या क्या, कुछ वर्ड इजी है, जैसे कि इररिपेयरेबल हो गया। रिपेयर आपने सुना है, तो रिपेयर यहाँ पर क्या है, हमारे पास स्टेम वर्ड है। इर क्या कर रहा है, उसको इर मीनिंग चेंज कर देगा, यानी रिपेयर नहीं हो सकता। तो इर हमारे पास हो गया, IR हो गया हमारे पास प्रीफिक्स। रिपेयरेबल हो गया हमारे पास, रिपेयर जो वर्ड है हमारे पास मेन वर्ड, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया स्टेम वर्ड, और एबल हो गया सफिक्स। अब इनको सेंटेंसेस को कॉपी करो, सही है। अगर समझ में नहीं आ रहा, कुछ वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही, और नेक्स्ट पेज में जाओ, गूगल में जाओ, मीनिंग सर्च करो। जितना सर्च करोगे, कम से कम ये बुक के अंदर जितने भी गिवन है ना, ये अगर आपने कर दिए, 10-12 गिवन होंगे, इतने ज्यादा नहीं है। इनको कम से कम बस रट लो, मीनिंग याद रख लो,
ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ज़्यादा वर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हर एक चीज़ को जाके देखो। इतना कर लो, जो हैंडआउट्स के अंदर 10-15 एग्जाम्पल दी हुई है इनकी प्रैक्टिस कर लो। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा, मीनिंग से भी समझ में नहीं आ रहा, इसको कॉपी करो, इन तमाम को कॉपी करो, चैट जीपीटी में जाके पेस्ट करो, फ्री है चैट जीपीटी, इसीलिए तो आया है, इससे मदद लो, सिर्फ असाइनमेंट करने के लिए नहीं आया वो, इसको समझने के लिए भी आप उससे चीज़ें पूछ सकते हो। ये कॉपी करो, उससे पूछो कि भाई ये जो माल एडजस्टमेंट है इसके अंदर बताओ स्टेम वर्ड क्या है, प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है, बता देगा। उसके बाद बोलो उसको भाई यहाँ पर जो है मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, कुछ तरीका बताओ, इजी स्टेप बताओ जिसके थ्रू मैं किसी भी वर्ड का इजीली निकाल सकता हूँ। वो मजीद पैटर्न शेयर करेगा। वो समझ में नहीं आ रहा, पूछो दोबारा, मोर इजी वर्ड, मोर इजी प्रोसीजर बताओ। इस तरह से आप उससे पूछते जाओ, वो बताता जाएगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज की भाई एडेप्ट का मतलब क्या होता है, तो आपसे ये इस तरह की चीजें भी पूछी जा सकती हैं। तो आपने याद रखना कि एडेप्ट का मतलब होता है टू मेक सुटेबल। इंग्लिश के अंदर इसी का मतलब क्या है, एडेप्ट मीन्स टू मेक सुटेबल। ये हमारे पास यहाँ पर था प्रीफिक्सेस से रिलेटेड। नेक्स्ट ये बाकी चीजें हैं, प्रीफिक्सेस ऑफ लोकेशन यानी इंटर, सुपर। अब इनको पढ़ोगे तो मजीद चीजें क्लियर होंगी कि कब कहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स किस तरह से यूज होगा, किसका मतलब क्या होगा, एंटी, बिफोर, एग्जांपल्स, इस तरह की चीजें लिखी होंगी उन्होंने। जैसे इन्होंने क्या लिखा, प्रीफिक्स ऑफ टाइम एंड ऑर्डर। टाइम एंड ऑर्डर से रिलेटेड अगर कोई चीज पूछे कि भाई एंटी लग गया, सही है, एंटी, तो ये बिफोर में लगा। एंटी का मतलब क्या होता है, बिफोर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये एंटीसीडेंट, या सही है टीसीडेंट, सीडेंट। एंटी लग गया, एंटी स्टार्टिंग में लग गया, तो ये क्या है, प्रीफिक्स है सीडेंट। तो ये हमारे पास इस तरह की चीजें जो होगी, अपने मुख्तलिफ वर्ड्स को पढ़ लेना है। प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं, सेमी भी हो सकता है, सर्कल के स्टार्ट में लग गया ना सेमी, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास इसका मतलब होता है हाफ। सर्कल का मतलब होता है ये क्या बोल रहा है, सेमी का मतलब क्या हो गया, हाफ सर्कल यानी आधा सर्कल। ये चीज क्लियर हो गई, तो इसने वर्ड की मीनिंग क्या कर दी, चेंज कर दी। ये आपने पढ़ते जाना है, जितने ज्यादा वर्ड पढ़ते जाओगे, प्रीफिक्सेस को समझोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। सफिक्स ना भी समझो, ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। डेफिनेशन तक ही महदूद रहो, चीजें क्लियर रहेंगी। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, अगेन रीडिंग जिसको करनी है, मजीद इंप्रूव करना है, वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या आ गया, सेनोनियम आ गया। सेनोनियम क्या होते हैं, वो वर्ड होते हैं जो इनकी सेम मीनिंग होती है, नियरली सेम होती है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिग हो गया, बिग लार्ज, सही है। सेनोनियम मतलब बिग का मतलब भी होता है बड़ा, लार्ज का मतलब भी होता है बड़ा, ह्यूज का मतलब भी होता है बड़ा। चीजें क्लियर हो गई। एनॉर्मस, मोन्यूमेंटल, जाइजेंटिक, इमेंस। जाइजेंटिक भी आपने काफी सुना होगा। इसी तरह कुछ वर्ड आपने सुना होंगे, कुछ नहीं सुना होंगे। ह्यूज भी सुना है, समझ में आ रहा है, ये सिंपल सिंपल वर्ड है। इमेंस भी थोड़ा बहुत आपने सुना होगा, ये नहीं सुना होगा। कोलोजल हो गया। मोनोमेंटल भी शायद किसी ने सुना हो। वो आपके ऊपर है कि आपकी कितनी ज्यादा जो है वो सोर्सेज हैं, आपने कहाँ कहाँ से चीजें देखी हुई हैं, कितना पढ़ा हुआ है, या फिर पेपर के दिन ही पढ़ते हो। तो जितने वर्ड आपने सुने हुए हैं वो आपने उसी को माइंड में बिठा लेना है। सेनोनियम मतलब सेम वर्ड होगा या फिर सिमिलर होगा, जरूरी नहीं है एज इट इज सेम हो, सिमिलर वर्ड को भी हम सेनोनियम बोलते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इजीली हो जाएगा, कोई इतने ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं आते। लेकिन जो इन्होंने दिए हुए हैं ना, कम से कम भाई लकीर के फकीर ना बने। ये जो वर्ड दिए गए हैं ना कि बिग हो गया, लार्ज हो गया, ह्यूज हो गया, इनॉर्मस हो गया, मोनूमेंटल हो गया, जाइजेंटिक हो गया, इमेंस और कोलोजल, इनको ही कम से कम याद कर लो। हो सकता है पेपर में यही पूछ ले आपसे, भाई इनॉर्मस का सेनोनियम क्या है, नीचे ऑप्शन दे देंगे। जाइजेंटिक दे दिया, बैठ जाओगे। सेनोनियम क्या है जी, मीनिंग कहाँ से आएगी, समझ जाएगी। हर एक वर्ड तो आपने नहीं पता ना कौन सा मीनिंग है, डिक्शनरी तो होती नहीं है आपके पास कि वहां से आप जो है वो देख सकते हो। तो ये चीजें आपने देख लेनी है कि भाई इन जो वर्ड्स जो गिवन है ना, इनको माइंड में बैठा लो। जाइजेंटिक भी याद हो जाएगा, इमेंस मुश्किल है लेकिन आपने पढ़ लिया, पता चल गया। कोलोजल पता चल गया, मोनूमेंटल, इनॉर्मस, ये तमाम चीजें पता चल गई। बिग, लार्ज, ह्यूज, ये बच्चों वाले उन्होंने फिर नहीं पूछने आपसे, जब ब्लैंक्स में आएंगे ये बिग, लार्ज और ह्यूज मुश्किल है कि पूछ लें। चीजें कहाँ से पूछेंगे, ये जो ऑप्शन है ना, ये लास्ट के 4-5 यही पूछेंगे। तो ये चीज क्लियर कर देनी है। आपसे पूछेंगे कि भाई बिग का बताओ, बिग का सेनोनियम क्या है इनमें से। नीचे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे देंगे, हो सकता है 3 ये दे दे, एक और दे दें, बोले इनमें से कौन सा सेनोनियम नहीं है, तो फिर और मुश्किल हो जाएगी आपके लिए कि भाई 3 इनमें सेनोनियम है और चौथा जो नहीं है वो बताओ। ये चीज आपसे पूछी, इस तरह से भी पूछी जा सकती है। तो माइंड में ये तमाम चीजें याद रख लेना, समझ में आएगी तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो फिर मसला बन सकता है। नेक्स्ट क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक। अब सेनोनियम का क्या है हमारे पास, सेनोनियम हैव 2 कैरेक्टरिस्टिक। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सेनोनियम के कितने कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप बोलोगे सेनोनियम के कितने कैरेक्टरिस्टिक है, सेनोनियम के 2 कैरेक्टरिस्टिक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मोस्ट सेनोनियम हैव सिमिलर मीनिंग इन ओनली वन ऑफ देयर सेंस, यानी ज्यादातर जो सेनोनियम होते हैं उनकी सिमिलर मीनिंग होती है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर मुख्तलिफ 2 वर्ड दिए हुए हैं। जैसे इन्होंने एप्रोप्रिएट में एप्ट यहाँ पे बोल दिया, और दूसरा वर्ड इन्होंने क्या कर दिया, एपीटी बोल दिया और एडबल पी बोल दिया, सही है। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट हो गया और एप्ट हो गया।
तो हमारे पास यहाँ पर ये चीजें गिवन है। अब इनकी मीनिंग क्या है, इनकी मीनिंग को देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसको थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ। अब आपने ऊपर देख लेना है सेंटेंसेस को, ही मेड एन अप्रोप्रिएट रिमार्क। अब यहाँ पर जो इसका अगर हमने मीनिंग देखते हैं कि भाई ही मेड एन अप्रोप्रिएट रिमार्क, उसने एक अप्रोप्रिएट रिमार्क किया, तो इसका मतलब क्या बन रहा है, इसका मतलब है इसने मुनासिब तनकीद की, यानी इसने जो तनकीद की वो क्या है, मुनासिब की है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ही मेड एन एप्ट रिमार्क, तो इसकी अगर हम जो है वो ट्रांसलेशन करें तो क्या बनेगी, इसने मौजू तनकीद की। मुनासिब और मौजू वर्ड क्या है कि दोनों ने तनकीद है, लेकिन क्या किया उन्होंने, मौजू और मुनासिब। चीजें क्लियर हो गई। तो ये क्या है, सिमिलर चीजें हैं। तो ये सिनोनियम का पहला कैरेक्टर हो गया जो डेफिनेशन में हमने देखा था। दूसरा क्या है, दूसरा इसी तरह सिनोनियम ऑफन हैव शेड्स ऑफ मीनिंग इन एडिशन बाय द मीनिंग दे शेयर। ब्लेम हो गया, डिनाउंस हो गया, ये सिनोनियम है, दैट रेफर टू द एक्ट ऑफ मेकिंग एन अनफेवरेबल जजमेंट। अब कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं, सिमिलर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, या तो सेम होगी एज इट इज या फिर सिमिलर होगी। बस मेन दो कैरेक्टरिस्टिक क्या है सिनोनियम के, बस यही याद रख लो, दो कैरेक्टरिस्टिक। या तो वर्ड एज इट इज सेम होगा, जैसे कि होगा बिग लार्ज, दोनों सेम है एज इट इज, या फिर सिमिलर कोई वर्ड होगा, उससे रिलेटेड कोई सिमिलर वर्ड होगा। जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर का मैंने क्या बोलते हैं, डिवाइस, ये दोनों क्या है, सिमिलर वर्ड है। डिवाइस और कंप्यूटर सिमिलर वर्ड है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल है ब्लेम और डिनाउंस, इनका मतलब क्या है, डिनाउंस सही है, तो ब्लेम का मतलब होता है इल्जाम, सही है, इल्जाम। लेकिन इसी तरह डिनाउंस का मतलब क्या होता है, इल्जाम लगाना या फिर मुजम्मत करना। मुजम्मत करना और इल्जाम लगाना ये भी किसके सिमिलर है, ये ब्लेम के सिमिलर है, यानी इल्जाम के सिमिलर है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है कि भाई सिमिलर वर्ड्स जो होते हैं वो भी हमारे पास सिनोनियम्स के अंदर आते हैं। सिर्फ एज इट इज सेम होने का मतलब ये नहीं कि ये सिनोनियम होगा, सिमिलर और सेम, ये दो कैरेक्टर आपने याद रख लेने। चीज क्लियर हो गई। अब इसी तरह बाकी चीजें भी लिखी हुई हैं। अब ये जो सिलेक्टिव वर्ड है ना, ये आपने चैट जीपीटी के अंदर जाके तमाम की प्रैक्टिस कर लेनी है, सही है। अब यहाँ पे क्या है, एडमोनिश द चाइल्ड, यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई हैं अब आप इन्हें बताना क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन सर्कल द वर्ड और एक्सप्रेशन दैट इज मोस्ट नियरली द सेम, यानी सिनोनियम से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लो भाई। सही बता रहा हूँ, 20 MCQs है ना, इसके अंदर से अगर सिनोनियम आपसे पूछते भी है ना, हर एक बच्चे से अगर एक भी पूछते हैं तो 20 अलग अलग पेपर के अंदर ये आ सकते हैं, और हर एक बच्चे का पेपर अलग होता है। सिमिलर चीजें सबकी नहीं होती, एक दो चीजें सेम हो जाती है, लेकिन टोटली सेम नहीं होता पेपर, ये आपको पता होगा। तो किसी से भी कोई भी पूछ सकते हैं, तो ये VU के MCQ के सर्वर के अंदर सेव होगा और वहां से ये MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं। करना क्या है, एडमोनिश, मीनिंग देखो, एडमोनिश द चाइल्ड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है भाई बच्चे को वार्न करो, वार्निंग दो, सिमिलर वर्ड बताना है। टीच, प्रेस और ड्रेस नहीं है हमारे पास, सिमिलर वर्ड कौन सा है, वॉर्न है। इसी तरह इफेज का क्या है, इफेज रॉन्ग, तो वाइप आउट करो, इनको रट लो, कुछ नहीं करो, मीनिंग देखो, रट लो। चीजें क्लियर हो गई, रटे लगा दो, इनके 20 MCQs हैं यहाँ पर सिनोनियम के, इनको रट लो। और ये आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी से देख सकते हो। मीनिंग यहाँ से देखो, इन तमाम की मीनिंग देखो, अगर ज्यादा टाइम लगाने अच्छे से चीजों को समझने, अब जैसे टीच हो गया, समझ आ गई, वर्ड मीनिंग आ गया, प्रेस करना भी समझ आ गया, ड्रेस करना भी समझ आ गया, वॉर्न का मतलब अलग बन रहा है, समझ आ रही है। प्रेस का मतलब क्या होता है, दुआ देना या शाबाशी देना। तो इसी तरह टीच मतलब पढ़ाना, ड्रेस का मतलब यहाँ पर वही ड्रेस यूज नहीं हो रहा, ये दूसरा ड्रेस है। और इस तरह वॉर्न क्या करना होता है हमारे पास, दूसरे को क्या करना, रोकना किसी चीज से, या वो देना कि भाई बस होगी, बहुत हद हो गया, अब आगे की तो चमाट लगेगी सीधी। तो ये एडमोनिश की मीनिंग आपने देख लेनी। जब ये क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बता पाओगे सेम वर्ड कौन से। मुझे पता है हर एक वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता होगा, सही है, हर किसी को नहीं पता होता ये वर्ड मीनिंग, सही है। तो ये आपने क्या कर देना है, सर्च करते जाना है गूगल पे, और ये करेक्ट आंसर दिए हुए हैं, सही है। अगर जिसने रट्टे लगाने अभी लगा दो, कोई मसला नहीं है। और जिसने मीनिंग समझ ली ना कि सबजुगेट का मतलब क्या होता है, सबजुगेट का मतलब क्या होता है, अब उसको पता चल गया, पेपर में उससे गलत नहीं हो सकता। 20 में से कोई एक भी आ गया, वो इजीली बता देगा कि ये ऑप्शन है। अगर वो भूलता भी है रट्टे लगाने वाले, तो वो मुश्किल है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाए, लेकिन जिसने मीनिंग देख के रट्टा लगाया होगा वो कभी जो है नहीं भूलेगा। तो इसीलिए मीनिंग देखो, रट्टे भले लगाओ, लेकिन मीनिंग देख के सही ऑप्शन चूज करो, तो ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। ये 20 के 20 थे, यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट है लेसन नंबर 9, इसको नेक्स्ट शॉर्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जितने भी लेक्चर कवर किए गए हैं, यानी लेसन नंबर 1 to 8, वो आपको समझ में आ रहे होंगे और आप इनको प्रॉपर फॉलो कर रहे होंगे। जो प्रॉपर फॉलो कर रहा है उन्हीं के लिए जो है वो बहुत जल्द हमारे पास नवंबर के अंदर जो है कंप्लीट एक सब्जेक्टिव की डिटेल वीडियो आ जाएगी। इसी तरह से कंप्लीट जो है हमारे पास एक MCQ की डिटेल वीडियो आ जाएगी आपके पास, वो एक ही लेक्चर के अंदर तमाम चीजें कवर हो जाएंगी। तो वो टेंशन आपने नहीं लेनी, और मिड टर्म से बहुत पहले ही अपलोड कर दूंगा,
25 दिन 30 दिन पहले ही अपलोड कर दूंगा, ताकि आप उसको ज़बानी रट लो पूरी की पूरी वीडियो। उसके अंदर तमाम के तमाम पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे। फिलहाल आपने क्या करना है, शॉर्ट लेक्चर्स को इसी तरह से फॉलो करते जाना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।